दोस्तों नमस्कार। आप सभी को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि स्वतंत्रता दिवस क्या है, गणतंत्र दिवस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इंडियन इकोनॉमी कैसे ग्रो हुआ है और इंडियन इकोनॉमी कैसे और अच्छी तरीके से जा सकता है। एक व्यक्ति होते हुए, आप एक देश के नागरिक होते हुए आपका खुद का क्या दायित्व रहता है, आप इस देश की जीडीपी को कैसे ग्रो करवा सकते हो या इस देश की उन्नति में आपका क्या कंट्रीब्यूशन और कैसा कंट्रीब्यूशन हो सकता है, ये सब बातें आज की इस वीडियो के अंदर में देखेंगे। एंड तक बने रहिएगा दोस्तों। मैं मुकेश जोशी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल पे हर सोमवार को एक वीडियो लेके आता हूँ, लेकिन जब कोई ऐसे विशेष दिन होता है तो अलग से वीडियो लेके आपके बीच में पेश होता हूँ। दोस्तों, रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे एक काफ़ी सी फनी सी एक वीडियो आई थी और उसके अंदर में एक भाई साहब इंटरव्यू ले रहे हैं और सबको पूछ रहे हैं कि 26 जनवरी में और 15 अगस्त में फ़र्क क्या है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन 15 अगस्त एंड 26 जनवरी। बहुत लोग जवाब नहीं दे पाए। बहुत सारे लोग बोले ये आज़ादी का पर्व है, आज़ादी का दिन है, इस दिन देश आज़ाद हुआ था। बोले कब आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त को आया हुआ था या 26 जनवरी को? बोले नहीं, दोनों बार आज़ाद हुआ था, 2 बार आज़ादी मिली है। काफ़ी फनी वीडियो थी, शायद आप लोगों ने देखी होगी। इसका मतलब अपने देश में अधिकतर लोगों को ये पता नहीं है कि ये 2 दिन, ये 15 अगस्त और 26 जनवरी क्या हुआ था। 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ था, तो जिसको हम आज़ादी पर्व करके हम लोग मनाते हैं, इसको हम इंडिपेंडेंस डे हम लोग कहते हैं। 26 जनवरी को मतलब 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, लेकिन 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रचा गया और वो कॉन्स्टिट्यूशन अपने देश ने इसका पालन करना शुरू किया और इसके लिए उसको रिपब्लिक डे कहते हैं, उसको गणतंत्र दिवस बोलते हैं, राइट। तो एक आज़ादी का दिवस है और दूसरा गणतंत्र का दिवस है। तो इस तरीके से 15 अगस्त और 26 जनवरी हर साल इंडिया बड़े धामधूम से मनाती है। तो ये तो मैंने डिफरेंस बताया। अभी हम जानेंगे कि ये 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस हुआ, आप सोचिए एक देश का कॉन्स्टिट्यूशन लिखना कितना भारी काम और कितना महान कार्य जो बाबा साहेब आम्बेडकर ने सिद्ध करके दिखाया। कितने साल लगे, 1947 अगस्त में मिली थी और वहाँ से लेके 26 जनवरी 1950 को, एक्चुअली 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन लिख के रेडी हो गया था, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने के लिए 26 जनवरी जो है वो डे फाइनल हुआ था। तो ये 2 दिन का ये महत्व रहा है। अब थोड़ी सी बात मैं इस विषय के ऊपर में करूंगा, हमारा रोल क्या हो सकता है, हमारा कंट्रीब्यूशन हमारे देश के लिए क्या हो सकता है। कोई भी राष्ट्र जो है उसकी जो उन्नति होती है, तो वो उन्नति उस राष्ट्र में कितना रिजर्व गोल्ड है उसके ऊपर डिपेंड करती है। अगर हम देखेंगे कि टॉप 10 कंट्रीज कौन से है कि जो सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व करके रखते हैं, दोस्तों इसका बहुत महत्व है। एंड तक सुनिएगा इस वीडियो को, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। वो 10 कंट्री कौन से है कि जिस कंट्री में सबसे ज़्यादा, वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा गोल्ड ये 10 कंट्री जो है वो रिजर्व करते हैं। सबसे पहले है यूनाइटेड स्टेट यूएसए, दूसरा है चाइना, तीसरा है रसिया, चौथा है जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, इंडिया छठी पोजीशन पे है, इटली, नेदरलैंड्स, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ये जो 10 कंट्री मैंने आपको बताया, तो इसमें आपको मालूम है कि सबसे ग्रेट राष्ट्र आज के तारीख के अंदर में जो माना जाता है और वो है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आज आपको शायद पता चलेगा कि ये ग्रेट और महान देश क्यों माना जाता है, क्योंकि
इसके पास जो रिजर्व गोल्ड है वो है 8,133.50 टन्स। 8,133.50 टन गोल्ड रिजर्व अमेरिका के पास है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो छठी पोजीशन के ऊपर में हमारा इंडिया खड़ा है 760 टन के साथ में। 760 टन गोल्ड हमारे पास है। मतलब मैं ये कहूँगा कि अमेरिका से हमारे पास में 9% है। अमेरिका के पास 100% है तो हमारे पास में 9% है। तो इससे पता चलता है कि अमेरिका राष्ट्र इतना बड़ा क्यों बना। दोस्तों अल्टीमेटली मतलब बात क्या है मालूम है? बात यह है कि अगर एक राष्ट्र को चलाने के लिए एक रिजर्व गोल्ड की जरूरत है और वो जिसके पास ज्यादा है वो सबसे बड़ा राष्ट्र माना जाता है। अगर राष्ट्र जो है वो बचत के ऊपर है, सेविंग के ऊपर है, गोल्ड के ऊपर है। गोल्ड इसलिए है क्योंकि अगर वो राष्ट्र पे कोई भी आफत आती है, कोई भी परिस्थिति तंग होती है तो उस समय के ऊपर में उसकी खुद की करेंसी तो डाउन हो जाएगी, उसका रेट तो वर्ल्ड में डाउन हो जाएगा। अगर यूएस के ऊपर कोई आफत आ गई और कल उठ के यूएस डॉलर, अब यूएस कंट्री ही पूरा डाउन हो गया तो यूएस डॉलर की वैल्यू जो है वो घट जाएगी। जो अभी 80 रुपीज़ 82 रुपीज़ है वो घट जाएगी, वो कम हो जाएगी। कौन खरीदेगा? लेकिन गोल्ड की इंटरनेशनल मार्केट होती है। ये मैं बहुत डिटेल में फंडामेंटल कोर्स के अंदर में ये चीज़ मैं बताता हूँ। तो गोल्ड जो है वो उसके इंटरनेशनल जो रेट है वो कभी टूट नहीं सकता है। हाँ, ऊपर नीचे हो सकता है, 19-20 हो सकता है। तो इसके लिए ये रिजर्व्स जो है वो रखा जाता है। नाउ फ्रेंड्स, इससे ये हमको समझना है कि अगर मेरा परिवार, ये एक राष्ट्र है, एक देश है, तो उसके लिए रिजर्व गोल्ड रखा गया है। मेरा परिवार, उसके लिए मैंने क्या रिजर्व रखा है? अगर एक राष्ट्र की उन्नति उसके रिजर्व के ऊपर होती है तो हमारी उन्नति, हम परिवार की उन्नति किसके ऊपर होती है? तो हमारे पास रिजर्व क्या है? हमारे पास ऐसा पैसा जो सेफ साइड पे रखा हुआ है। ऐसा पैसा हमारे पास कितना है और ऐसा पैसा हमारे पास कहां पे है? जो पैसा आपने रखा है उस पैसों की सॉवरिन गारंटी आपको मिल रही है या नहीं है, वो इंपॉर्टेंट है। सॉवरिन गारंटी मतलब हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उस पैसे को सॉवरिन गारंटी करके आपको दे रहा है। और दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि अगर हम अपना पैसा सेविंग करते हैं LIC के साथ, इंश्योरेंस कंपनी में अगर हम सेविंग्स करते हैं तो हमारा पैसा सॉवरिन गारंटी के साथ में सुरक्षित पड़ा हुआ है और अपने देश की उन्नति के लिए काम आता है और साथ साथ में आपकी भी उन्नति के लिए काम आता है, आपके परिवार की सुरक्षा के लिए काम आता है। सो ये वीडियो जिसने भी यहाँ पर भेजी है, आपके पास भेजी है, दोस्तों उसको समय दीजिए, 20-25 मिनट का टाइम दीजिए, उसके सामने आप बैठिए। आज़ादी जो है वो आज़ादी सिर्फ देश की नहीं होनी चाहिए, हर परिवार की आज़ादी होनी चाहिए। और देश का गणतंत्र दिवस जो है ये लिखने के लिए आप सोचिए कि करीब करीब 2.5 से 3 साल लगे थे इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। तो हमारा फैमिली का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन मैटर करता है। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में आप आपकी टोटल आय का कितना परसेंटेज सेविंग कर रहे हैं, कितना परसेंटेज आप रिजर्व रख रहे हैं। जो फैमिली सबसे ज़्यादा रिजर्व रखता है, अपने खर्चों के ऊपर कटौती करता है और ज़्यादा रिजर्व रखता है, वो परिवार स्ट्रांग बनता है, उसका नेक्स्ट जनरेशन स्ट्रांग बनता है। हमारा दायित्व सिर्फ ये नहीं है कि हम अच्छे से जी लिए, हमारा दायित्व ये बनता है कि हमारे नेक्स्ट जनरेशन जो है उनको हम एक स्ट्रांग प्लेटफॉर्म देके हम कैसे जा सकते हैं। और ये स्ट्रांग प्लेटफॉर्म आपको मिल सकता है एक अच्छी सी सेविंग के ऊपर में। इसलिए जिस भी दोस्त ने आपको ये वीडियो भेजा, आप जरूर उस दोस्त की आधा घंटे की टाइम लीजिए, उसको बुलाइए, उसके साथ में चर्चा कीजिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।